हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आपको चैप्टर की हेडिंग से पता ही चल गया होगा कि हम किन किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लैंड के बारे में, लैंड का जो यूजेज है, कंजर्वेशंस है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉइल का यूजेज, कंजर्वेशन, वाटर का, नेचुरल वेजिटेशंस का, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, किस तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं, किस तरीके से ह्यूमंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरीके से जो चीज़ों का रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो चैप्टर है हम स्टोरीज से स्टार्ट करेंगे। इससे आपका जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले In a small village in Tanzania, Africa, Mumba gets up early in the morning to fetch water. अब जो अफ्रीका में एक जगह है तंजानिया नाम की, उसमें स्मॉल विलेज है। वहाँ पर एक मुंबा नाम की जो लड़की है वो रहती है, उसकी फैमिली भी रहती है उसके साथ। ठीक है। अब वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है अपने वाटर को लेके आने के लिए, जो कि उसके घर से काफ़ी दूर है। ठीक है। शी हैज़ टू वॉक अ वे, लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर फ्यू आवर्स। जो कि उसके घर से काफ़ी दूर है, वो वॉक करके काफ़ी दूर तक जाती है और काफ़ी देर बाद वो घर पे वापस आती है। अब इससे क्या होता है, उसके बाद घर आने के बाद वो क्या करती है, शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस। अब वो अपनी मदर की हेल्प करती है उसके घर पे आने के बाद, एंड फिर उसके बाद वो ज्वाइन करती है ब्रदर टू इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स, कि गोट्स की जो देखभाल करता है उसका भाई, उसके साथ वो जुड़ जाती हैं। ऑल हर फैमिली ओन हिज पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। अब उसके पास क्या है, जो उसकी स्मॉल हट है, उसके पास पीस ऑफ रॉकी लैंड है उसके घर के। जैसे इसका घर यहाँ बना हुआ है तो उसके काफ़ी चारों तरफ ये जो एरिया है ये रॉकी लैंड है। वहाँ ये कह लो कि वहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो नहीं हो सकती है। तो ये उनके लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। अब क्या होता है, मुंबास फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन हिज डे टॉयलिंग हार्ड। अब क्या होता है कि जो उसके जो फादर है ना, मुंबा के जो फादर हैं, वो बहुत मुश्किल से, बहुत हार्ड वर्क के बाद, बहुत हार्ड टॉयलिंग के बाद कुछ ही चीज़ें ग्रो कर पाते हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। मेज़ बीन्स जो हैं वो ग्रो कर पाते हैं, जो कि दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड द फैमिली फॉर द होल ईयर। वो इतना भी ग्रो नहीं कर पाते हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली को पूरे साल तक इन सब चीज़ों की कमी ना होने दें। मतलब बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही वो चीज़ें उग पाती हैं, ग्रो हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने अब मुंबा की स्टोरी पढ़ी। अब आप देखिएगा पीटर की जो स्टोरी है। अब नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है पीटर के बारे में, वो पढ़ते हैं। पीटर लिव्स इन हार्ट ऑफ शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। अब पीटर जो है वो कहाँ रहता है, वो एक ऐसे रीजन में रहता है जहाँ पर शीप को रियर करवाते हैं। ठीक है। जो कि कहाँ है, एरिया न्यूजीलैंड में। उसकी फैमिली भी वहीं पे रहती है। और क्या होता है कि वो किस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री के साथ वो जुड़े हुए हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल, पीटर्स वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप्स। अब क्या करते हैं कि वो जब भी वो डेली स्कूल से वो आता है और वो देखता है कि जो उसके अंकल हैं वो शीप्स का जो है वो टेक केयर करते हैं। देयर शीप्स यार्ड इज सिचुएटेड ऑन वाइड ग्रासी प्लेन। जो शीप जो है उनका जो यार्ड है वो कहाँ पर है, काफ़ी दूर सिचुएटेड है, ग्रासी प्लेन पे सिचुएटेड है, जो कि हिल एरिया से काफ़ी दूर पड़ जाता है। इट इज़ मैनेज इन द साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और वो किस तरीके से मैनेज किया गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही वो जो एरिया है वो मैनेज किया गया है उन शीप्स के लिए। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की जो फैमिली है वो नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती है, वेजिटेबल्स ग्रो करती है। मुंबाज एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या होता है, मुंबा जो है वो और पीटर जो है वो वर्ल्ड के 2 डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। एंड लीड
वेरी डिफरेंट लाइफ, और वो दोनों ही जो क्या हैं वो डिफरेंट लाइफ जीते हैं। आपने ये पढ़ के, आपने 2 स्टोरीज पढ़ी ना मुंबा और पीटर की, तो उसमें आपको पढ़ के पता चल ही गया है कि दोनों की लाइफस्टाइल जो है, लाइवलीहुड जो है वो किस तरीके से अर्न करते हैं, वो दोनों ही डिफरेंट है। दिस इज़ डिफरेंट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन क्वालिटी ऑफ लैंड। अब ये क्यों डिफर करता है एक दूसरे से? वहाँ की क्वालिटी ऑफ लैंड पे, सॉइल पे, वाटर पे, नेचुरल वेजिटेशन पे, एनिमल पे, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी पे, तो इन सब चीज़ों पे जो है वो डिफ़र करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज एंड मेन रीज़न प्लेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अभी जिस तरीके की रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर किस तरीके से अवेलेबल हैं, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वो सब चीज़ों पे मैटर करता है वहाँ पर लोगों के रहने का मतलब, और वहाँ की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा किस तरीके की पॉपुलेशन वहाँ रहती है, और वहाँ की सॉइल कैसी है, तो वो सब चीज़ों पे मैटर करेगा। वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है कि नहीं है, वो इन चीज़ों पे ही डिपेंड होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रिसोर्स है वो है लैंड। पहले ये डू यू नो वाला बॉक्स देख लें। 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब ये समझ लो जो 90% ऑफ पॉपुलेशन है वो इस 30% एरिया को ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और जो 70% जो एरिया, जो रिमेनिंग एरिया है, वो 70% जो रिमेनिंग एरिया है वो या तो इधर स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम पाया जाती है वहाँ पर पॉपुलेशन, या अनइनहेबिटेड है, मतलब वो रहने योग्य भी नहीं है, ये समझ लो। तो आप ये समझो जो 90% जो हमारी पॉपुलेशन है ना, वो इन 30% एरिया रीजन पे रहती है। ठीक। लैंड एरिया, लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज माना जाता है, एज वी नो, क्योंकि विदाउट लैंड हम कहाँ पर रहेंगे। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया ना कि 30% जो एरिया है हमारा, जो 30% एरिया है ना हमारा लैंड एरिया, उस पे ही 90% पॉपुलेशन रहती है, और बाकी जो अदर परसेंटेज है वहाँ पर कोई पॉपुलेशन रहती ही नहीं है, वो रहने योग्य ही नहीं है, ये समझ लो। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना पॉपुलेशन का, ये बहुत सारे कारणों से, ये बहुत सारे कारण हैं इसके, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। सबसे पहले लैंड एंड क्लाइमेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अब क्या क्या मेन है इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का? रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, लो लेइंग एरियाज सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग। तो ये सब क्या है? ये सब कारण है अनइनहैबिटेड एरियाज़ की। डेजर्ट एरिया में कोई ज़्यादा पॉपुलेशन रह नहीं सकती, आपको जब पता ही है। थिक फॉरेस्ट एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रह सकती। आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड, मतलब कि ज़्यादा लोग, वो मतलब एक तरीके से कह लो कि वो ज़्यादा रहने योग्य एरिया ही नहीं है। प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जैसे कि हम जानते हैं ना कि हमें प्लेन एरियाज़, रिवर वैली जैसे एरियाज़ में ये ज़्यादा लोगों के लिए सूटेबल माना जाता है, लैंड एरिया जो होता है एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वहीं पे ज़्यादा ही पॉपुलेशन रहती है। हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और यही जो एरियाज़ है ना जहाँ पर प्लेन है, रिवर एरियाज़ हैं, रिवर वैली है, ये वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, सॉइल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो वहाँ पर डिपेंड करेगा वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होंगे वो। लैंड का यूसेज देखो अब कैसे कैसे किया जाता है। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज, अब लैंड का यूसेज किस किस के लिए किया जाता है? एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो सब इन सब चीज़ों के लिए है जो लैंड का है यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वे इन विच मुंबाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड? अब आपको ये लिस्ट बनानी है कि जो
पीटर और मुम्बा की जो फैमिली है वो किस तरीके से लैंड का यूजेज करती है। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज, अब जो ये फिजिकल फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं लैंड का यूज़ होने में। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के मिनरल्स कितने अवेलेबल्स हैं, वहाँ की मिनरल्स किस क्वालिटी के हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। तो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, अब मैं जैसे कि बताया ना कि ह्यूमंस जो हैं यूज़ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके उस लैंड को किस तरीके से यूज़ करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक फैक्टर माना जाता है लैंड यूज़ का। क्योंकि ह्यूमंस की नीड के अकॉर्डिंग, ह्यूमंस जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग लैंड को या सॉइल को या वाटर की अवेलेबिलिटी को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है ह्यूमंस के ऊपर। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके जो लोग हैं वो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर माना जा सकता है। अब आप देखो कि लैंड को जो है दो चीज़ों में क्लासिफाइड किया हुआ है। जैसे कि लैंड कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल, जैसे कि आप जानते हैं प्राइवेट लैंड तो उसी एक इंडिविजुअल का होता है, लेकिन जो कम्युनिटी लैंड वो होता है ओन्ड बाय कम्युनिटी बाय कॉमन यूजेज। जैसे कि जो कॉमन मतलब उस एरिया के सारे लोग जो है उस कम्युनिटी लैंड उस लैंड को यूज़ कर सकते हैं, वो कॉमन यूज़ है, उस पर किसी भी इंडिविजुअल का राइट नहीं है, उस पर किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप नहीं है, और सबका ही काम होता है उस लैंड की, उस कम्युनिटी लैंड की टेक केयर करना। एक इंडिविजुअल का ही राइट नहीं है उस लैंड को टेक केयर करना और उसका यूजेज करना। आ गई बात समझ में। अब उस कम्युनिटी लैंड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। और जो कम्युनिटी लैंड होता है ना वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है, एक तरीके का रिसोर्स ही कह लो इसको। देन पीपल एंड द डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। आप जैसे कि मैंने बताया ना कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन जो लैंड है वो तो लिमिटेड है, वो तो नहीं बढ़ रही है ना। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि जो पीपल हैं वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन लैंड लिमिटेड है। लोग तो ग्रो हो रहे हैं लेकिन लैंड जो है वो बहुत लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो भी डिफर करती है एक दूसरे से। मतलब एक तरीके से कह लो कहीं बहुत कम परसेंटेज एरिया लैंड ही होगी जो फर्टाइल होगी, जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है, जहाँ पर एक तरीके से कह लो कि लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके या अदर एक्टिविटी करके अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी लैंड है जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है ही नहीं। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। अब जो कॉमन लैंड है ना उनको कमर्शियल एरियाज में बिल्डअप कर दिया गया है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना दिए गए हैं अर्बन एरियाज़ में, टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। जो रूरल एरियाज है उसमें सिर्फ उधर पे ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। अब जिस तरीके से लैंड का धीरे धीरे यूज़ होता जा रहा है उससे क्या हो रहा है, हमारे कल्चरल चेंजेस भी आते जा रहे हैं कि किस तरीके से। अब जैसे कि अर्बन एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, ठीक है, और जो वो अलग तरीके से लैंड का यूज़ करते हैं। अब जैसे रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, वो अलग तरीके से लैंड का यूजेस करते रहते हैं। Today the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural in our society. Land degradation, अब मैंने बोला ना कि कल्चरल चेंजेस भी आते हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट ऑफ द एनवायरनमेंट।
अब आप देख रहे हो ना, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन, डिसर्टिफिकेशन जो है, ये सब क्या हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक थ्रेट हैं। बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, अब क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, है ना। सॉइल इरोजन हो जाता है, लैंड स्लाइड हो जाता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो ये सब के कारण जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ तो कम होती जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो इस वजह से जो है हमारा जो लैंड यूजेज है वो किया जाता है और इस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हो, ये देखो। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है भाई, and their ever growing demands has led to large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear losing their natural resources। अब क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास जो लैंड एरिया है वो लिमिटेड है, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, वो हमारे पास कहाँ हैं। और लोग जो हैं वो उनका अपनी नीड के अकॉर्डिंग लूज़ करते जा रहे हैं, उनको कंजर्व करके नहीं रख रहे हैं। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked। तो हमें अपने लैंड को कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, लैंड रिकल्मिनेशन करना चाहिए, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए, एंड चेक ऑन द ऑर्गेनाइजिंग। ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मैथड्स। क्या है कि ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, इससे लैंड हमारा जो है वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ओवर ग्रेजिंग होने लग जाती है तो इन सब का यूज़ करके एफोरेस्टेशन, रिक्लेमिनेशन, लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, ठीक है, तो हम इन सब का यूज़ करके हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग द ब्रेकिंग अप एंड डिकिंग एक्सपोज्ड रॉक। अब क्या होता है, एक स्थिर जगह पे कुछ चट्टानें वगैरह होती हैं, वो टूटती फूटती रहती है, वो ब्रेक होती रहती हैं। अब किसके कारण होती हैं, टेम्परेचर चेंजेस के कारण, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये सब चीज़ें जो हैं वो टूट फूट होती रहती हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं वेदरिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर अपना फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल होंगी, ठीक है। टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।